हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। फ्रेंड्स, राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं सुपर कमांडो ध्रुव का एक और रोमांचक विशेष अंक जिसका नाम है वैम्पायर और जिसके लेखक है अनुपम सिन्हा जी। अजीबोगरीब रहस्य से भरी इस दुनिया में जिंदगी के भी कई रूप होते हैं। एक तो वे जिंदगियां जो शरीर के सारे जिंदा रहती हैं, पर कई जिंदगियां बगैर शरीर के भी जिंदा रहती है। उनको आम भाषा में अति मानवीय या भूत प्रेत कहते हैं। लेकिन कुछ जिंदगियां इसलिए नहीं खत्म होती क्योंकि उनके शरीर खत्म नहीं होते हैं। वे मनुष्य का लहू पीकर सैकड़ों हजारों साल तक भी जिंदा रह सकती हैं। इसी तरह की जिंदगी जीते हैं वैम्पायर, यानी मनुष्य का खून पीने वाले वे प्राणी जो तो ना जिंदा है और ना ही मुर्दा। हा हा हा, हम वैम्पायर जिसका खून चख लेते हैं उसे भी वैम्पायर बना देते हैं। और अब हम तुझे भी बना देंगे मानवों का लहू पर जिंदा रहने वाला वैम्पायर ध्रुव। एटॉमिक रिसर्च सेंटर राजनगर की खूबसूरत इमारतों में से एक। रात को हालांकि यहाँ पर काम करने वाले काफ़ी कम होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर काम कभी बंद नहीं होता है, चाहे वह काम अच्छा हो या बुरा। अरे, यह 7वीं मंजिल से कूद गया, लेकिन मैं इसको भागने नहीं दे सकता हूँ, वरना मेरा रहस्य खुल जाएगा। हवा में एक कातिलाना हाथ घूमा और फायर स्टेप की तरफ बढ़ रहा भागने वाले का शरीर कड़ी सड़क की तरफ बढ़ने लगा। कातिल मुस्कुराता हुआ वापस पलट गया। उसका काम हो गया था। अब नीचे जाकर यह पक्का करना होगा कि वह बचा या नहीं बचा। लेकिन अगर वह पल भर और रुक कर आगे का दृश्य देख पाता तो वह इतना खुश नहीं होता, क्योंकि यह दृश्य अनदेखा नहीं रह गया था। यह वक्त ध्रुव की गश्त का समय था। उफ, उस आदमी के सिर पर किसी कड़ी चीज से वार किया गया है। उस चोट से तो वह शायद बच गया हो, लेकिन सड़क पर गिरकर वह कभी नहीं बच सकता है। मुझे इसे सड़क पर गिरने से रोकना होगा। ध्रुव का हाथ एक्सीलेटर पर पूरा घूम गया। ध्रुव की स्पेशल मोटरसाइकिल का पिकअप भी स्पेशल था। 2 सेकंड में ही स्पीडोमीटर की सुई 90 को छू गई थी और स्पीड ब्रेकर से उछलकर जब ध्रुव की मोटरसाइकिल ने वापस सड़क को छुआ तब मोटरसाइकिल पर 2 सवार थे। उफ, इसके सिर पर जिस चीज से वार किया गया उसने इसकी खोपड़ी को बुरी तरह से तोड़ डाला है। कौन हो तुम? तुम पर हमला किसने किया बताओ? जासूस, परमाणु यंत्र, बचा लो। ओह, अरे यह तो मर गया है। जासूस, परमाणु यंत्र और फिर बचा लो, आखिर इसका क्या मतलब था? यह एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बिल्डिंग से कूदा था। कातिल भी अभी इमारत के अंदर ही होगा, क्योंकि उसे भागने का मौका अभी तक नहीं मिला है। 7वीं मंजिल की एक खिड़की टूटी हुई है, यानी यह 7वीं मंजिल से निचली छत पर कूदा था। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि मैं कातिल को पहचानूंगा कैसे? रुको वरना गोली मार दूंगा। तुम अंदर कैसे? अरे ध्रुव साहब, आप सुनो गार्ड, जब तक मैं ना कहूँ तब तक किसी को भी इस इमारत से बाहर नहीं जाने देना। ठीक है सर, आप कहते हैं तो मैं ऐसा ही करूँगा। आंधी तूफान की तरह उड़ता हुआ ध्रुव 7वीं मंजिल पर टूटी खिड़की वाले कमरे पर जाकर रुका। लेकिन अरे, यह कमरा तो खाली है, यानी कातिल भाग चुका है। और कौन हो सकता है वह मेरे सामने ही निकला हो, मैं उसे पहचाना नहीं। अरे, यह नीचे क्या हो रहा है? नहीं, आप अभी बाहर नहीं जा सकते हैं, हट मेरे रास्ते से। उफ, कातिल भागने की जल्दी में अपना पता खुद ही बता रहा है और यह इसकी आखिरी गलती साबित होगी। ओह, तुम मुझ पर वार क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया है? तुमको बाहर जाने की इतनी जल्दी क्यों थी? वो तो हाँ, मैं देखने जा रहा था कि डॉक्टर भामा को कितनी चोट लगी है और चौकीदार मुझे रोक रहा था। तो तुम यह भी जानते हो कि कोई खिड़की से नीचे गिरा है और वह डॉक्टर भामा है। इस हादसे को सिर्फ 2 ही लोगों ने होते देखा है, मैंने और कातिल ने। और यह बात जानकर कि तुमने साबित कर दिया है कि वह कातिल तुम ही हो मिस्टर जासूस। जासूस यानी तू जरूरत से ज़्यादा जान गया है लड़के, इसलिए तुझे भी मैं वही अंजाम दूंगा जो मैंने भामा को दिया है, मौत का अंजाम। उफ, इसकी फुर्ती तो आश्चर्यजनक है और किक भी बहुत तेज है। अरे, इसकी खोपड़ी तो स्टील की है और इस पर विग भी लगा है। आश्चर्यचकित मत हो लड़के, हम लोगों के दिमाग में दर्द महसूस करने वाला हिस्सा ऑपरेशन करके निकाल दिया गया है और स्टील कैप फिट कर दी जाती है, इसलिए हम लोगों को दर्द का एहसास नहीं होता है। यह सच कह रहा है। मेरे इस वार से तो चीख उठना चाहिए था इसको, लेकिन इसका हम लोगों से क्या मतलब है? क्या ही है यहाँ पर इसके अलावा और कोई जासूस है? उफ, मैं अब तेरी खोपड़ी का भी भामा की खोपड़ी सा कचूमर निकाल दूंगा। उफ, यह मुझ पर बूमरैंग से वार कर रहा है। यह एक ऐसा हथियार है जो वार करने के बाद अपने मालिक के हाथों में वापस पहुंच जाता है और इसका एक ही वार परलोक पहुंचाने के लिए काफ़ी होता है। लेकिन अब मैं इसकी दिशा जरा सी बदल सकूं तो यह हाथ के बजाय जासूस के पैरों के पास पहुंच जाएगा और मेरा काम यह बूमरैंग खुद ही कर देगा। अब बता कि तू किस देश का जासूस है और तूने डॉक्टर भामा का कत्ल क्यों किया है? तू भूल गया है लड़के कि मुझे दर्द का एहसास नहीं होता है। अब तक गार्ड होश में आ चुका था। उफ, अरे, यह तो ध्रुव साहब पर कोई हमला कर रहा है। मुझे ध्रुव साहब की मदद करनी चाहिए। अब की बार तू मेरी बूमरैंग के वार से अपनी खोपड़ी नहीं बचा सकता है। ध्रुव बूमरैंग के वार से कलाबाजी खाकर बचा और बूमरैंग वापस अपने मालिक की तरफ बढ़ने लगा।
ठीक इसी पल गार्ड की उंगली भी बंदूक की लिबी पर दब गई थी। गोली से बचने के लिए वह जासूस हवा में उछला और पलट कर वापस आते बूमरैंग के एक भीषण वार ने उसकी खोपड़ी उड़ा दी थी। दर्द का एहसास हो पाने से पहले ही वह जासूस मर चुका था और उसके साथ ही सारे जवाब भी। और फिर उस आदमी का नाम नवाजी था। ध्रुव अभी कुछ ही महीने पहले ही हमारे यहाँ आया था रिसर्च स्कॉलर के रूप में। हमको इस पर रत्ती भर भी शक नहीं था कि यह रिसर्च की आड़ में जासूसी कर रहा है। इसकी तलाशी में यह कागज बरामद हुआ है। इस पर तो कोड वर्ड में कुछ लिखा हुआ है। हाँ, शायद ये इसी मैसेज को ट्रांसमीटर के जरिए कहीं भेज रहा था और उसी वक्त डॉक्टर भामा ने इसको देख लिया था। समझ गया, पर यह किस चीज़ की जासूसी कर रहा था यह टॉप सीक्रेट है, लेकिन तुमको यह बताने में कोई हर्ज नहीं है। हम अब से आधे घंटे बाद एक भूमिगत परमाणु परीक्षण करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य इस परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करना है, लेकिन लगता है कि दुश्मन देश के जासूसों को इसकी भनक लग गई है, इसलिए वे हमारे परमाणु यंत्र के पीछे पड़े हैं, क्योंकि इस परमाणु यंत्र की मदद से परमाणु बम बनाने की क्षमता भी हासिल की जा सकती है। अगर हमारे दुश्मनों ने परमाणु बम बना लिया तो हमारे देश की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। ऐसा नहीं होगा सर, मैं देश की सुरक्षा तक पहुंचने वाले दुश्मनों के हाथों को तोड़ कर रख दूंगा। यह परीक्षण कहाँ हो रहा है? यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर राजस्थान के पोखरण जिले में। पोखरण में? यह शब्द सुनते ही ध्रुव के दिमाग में 3 दिन पहले की घटना घूमने लगी। रजनी, जल्दी से मेरे कपड़े पैक कर दो, मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना। बाहर? अब कहाँ जाना है? पोखरण? यह कहाँ पर है? राजस्थान में, हमारी सीमा से सटा हुआ एक छोटा सा शहर। वहाँ पर दुश्मन देश के जासूसों की गतिविधियाँ बहुत बढ़ गई है, इसलिए मुझे कुछ दिनों के लिए वहाँ का चार्ज लेने जा रहा पड़ेगा। आप तो एक बार पहले भी राजस्थान जा चुके हैं, इसलिए तो मुझे ही वहाँ पर भेजा जा रहा है, क्योंकि मैं उस क्षेत्र से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। क्या संयोग है पापा? देखो ना, आपको भी राजस्थान जाना है और मुझे भी। तुझे किस लिए जाना है? ए देखो भैया, तुम बीच में मत बोलो, इस बात से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। फिर भी पता तो चले कि एकाएक आपको राजस्थान में कौन सा काम निकल आया। हाँ श्वेता, बता, क्या काम है तुझको वहाँ पर? वो पी सीरीज वाले हैं ना, जो गानों की कैसेट बनाते हैं, उन लोगों ने मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? वो राजस्थान के लोकगीतों की एक नई कैसेट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, गानों की कैसेट बनाएगी तू सारे गामा पूरा आता है भी है या नहीं तुझे? तू ये राक्षस की तरह हंसना बंद कर और बीच में टांग अड़ाना बंद कर। मैं पापा से बात कर रही हूँ ना। तुझे राजस्थान के लोकगीतों की क्या समझ है श्वेता? है पापा, आजकल फिल्मों में राजस्थानी गाने बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। वो खलनायक फिल्म का सुपरहिट गाना है ना, चोली ठीक है, समझ गया। चल तू भी अपने कपड़े रख ले। यह लड़की घूमने का मौका कभी हाथ से नहीं जाने देती है, चाहे उसके लिए सफ़ेद झूठी बोलना पड़े इसे। क्या बना है पापा को? लेकिन पापा भी हमारे कुछ छिपा रहे हैं। मामला गड़बड़ लगता है। चंडीगढ़ वाली ड्रेस भी पैक करनी पड़ेगी मुझे। यह तो ध्रुव भी समझ गया था कि आईजी राजन कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन अब उसको स्थिति की भयावहता का एहसास हो रहा था। क्या सोचने लगे ध्रुव? कुछ नहीं सर, वह जासूस बार बार हम लोग बोल रहा था, यानी उसके साथ और भी जासूस होंगे और यह उनको ही मैसेज भेज रहा था। मुझे तुरंत ही पोखरण पहुंचना होगा और उसके लिए मुझे आपकी स्पेशल परमिशन चाहिए। और उसी वक्त पोखरण में परमाणु परीक्षण स्थल से ही थोड़ी दूरी पर, बाबा खान, हमारे पास परमाणु यंत्र की डिज़ाइन के सारी डिटेल आ चुके हैं। अभी थोड़ी देर पहले नवाजी का मैसेज आया था कि परमाणु परीक्षण आधे घंटे बाद होगा। हमको उससे पहले ही यहाँ से निकल लेना चाहिए। माफ़ी खान बाबा सिर्फ मिलिट्री चीफ से हुक्म लेता है। कोई और उसे अगर बिना मांगे सलाह भी देता है तो है जुबान कभी नहीं बोलती है। दुश्मन को शिकस्त देने की दोहरी मार मारनी चाहिए। उनका राज हासिल करके हम एक मार तो मार चुके हैं, दूसरी मार होगी उनकी परमाणु परीक्षण की योजना के ध्वस्त कर देना, और यह काम हमको अभी करना बाकी है। हमको इनका परमाणु यंत्र खराब कर देना है ताकि धमाका ना हो सके। लेकिन खान बाबा, परमाणु यंत्र जमीन से 1 किलोमीटर नीचे रखा है, क्योंकि यह एक भूमिगत परमाणु परीक्षण है। हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? जिस वक्त तुम लोग परमाणु यंत्र की डिज़ाइन हासिल कर रहे थे, उस वक्त मैं परमाणु यंत्र तक पहुँचने का रास्ता बना रहा था। यह किला देख रहे हो ना, यह पोखरण का शाही किला है और इस किले से एक गुफा तक 1 किलोमीटर लंबी एक गुप्त सुरंग भी बनी हुई है। मुझे एक दिन संयोग से इस सुरंग का पता चल गया। वैसे तो सुरंग राजा ने हमले के वक्त भागने के लिए बनवाई थी, लेकिन मैंने इसका एक दूसरा इस्तेमाल किया है। मैंने इस सुरंग के बीच में से एक सुरंग और खोदी है जो सीधे उस परमाणु यंत्र तक जाती है। अब हम आराम से परमाणु यंत्र को बेकार। शुशु, गुफा के ऊपर कोई है? गुफा के ऊपर? वह किला कैसा है रौनक सिंह? वह पहले तो पोखरण का शाही किला था श्वेता बिटिया, लेकिन अब तो खंडर है। इसके पास तो कोई दिन में भी नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि इस किले के अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ें और रोशनी आती हैं
लोग कहते हैं कि इस किले के अंदर भूत चुनाते हैं। ओह भूत, यहाँ पर भूत, चलो चलो रौनक सिंह, वरना मैं तो यहीं पर बेहोश हो जाऊंगी। किले के अंदर से आवाज़ें, रोशनियाँ और भूतों की कहानियाँ, जासूसों के छिपने की जगह के सारे लक्षण एक साथ मौजूद हैं। रुको बिटिया, डरो मत। मुझे यह बात पापा को बतानी चाहिए, लेकिन पापा श्वेता की बचकानी बात का कभी यकीन नहीं करेंगे, इसलिए उनको यह सूचना देगी चंडिका। श्वेता को परमाणु परीक्षण की कोई जानकारी नहीं थी, तब भी, जबकि इस परीक्षण स्थल की सिक्योरिटी का गुप्त इंचार्ज आईजी राजन को दिया गया था। चारों तरफ कड़ी सुरक्षा का घेरा है सर। दुश्मन देश के जासूस तो क्या, उधर की चिड़िया भी इधर पर नहीं मार सकती है। गुड, परीक्षण में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, उसके बाद आप तुरंत राजनगर वापस जा सकते हैं। वैसे यह पूरा परीक्षण सेना के अंडर में हो रहा था, लेकिन इन 5 मिनटों में बहुत कुछ हो जाना था। नई सुरंग में काम हो चुका है, अब जल्दी से यहाँ से निकल लो। जल्दी किस बात की? अब वे लाख बटन दबाते रहें, विस्फोट होगा ही नहीं। मैं तीसरा जमात फेल तो ही सही, लेकिन डिज़ाइनें देखकर खराबी पैदा करने में माहिर हूँ। उल्टी गिनती चालू थी, 9, 8, 7 और मासूम एवं डरपोक श्वेता प्रलयकारी चंडिका का रूप धारण कर रही थी। क्यों ना पापा को कुछ बताने से पहले मैं खुद जासूसों का पता लगा लूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। गिनती खत्म हो रही थी। 4, 3, 2, 1, 0। उंगली बटन पर दबी और विस्फोट हो गया, लेकिन यह आमतौर पर होने वाले परमाणु विस्फोटों की तरह नहीं था। बाबा खान के यंत्र के साथ की गई छेड़खानी ने विस्फोट का रूप ही बदल दिया था। सुरंग के रास्ते विस्फोट की लहर गुफा तक भी आ पहुंची थी। यह क्या हुआ खान बाबा, विस्फोट तो हो गया है। अब मैंने तो पूरी कोशिश की थी, लेकिन मैं तीसरी जमात फेल हूँ। हो सकता है कि कुछ भूल चूक हो गई हो। इस अजीबोगरीब विस्फोट से गुफा को तो रत्ती भर का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गुफा के अंदर रेडियो एक्टिविटी फैल गई थी और हवा में हो गया था। एक रहस्यमय क्षेत्र साफ नजर आ रहा था, और इस क्षेत्र के पार क्या था यह कोई नहीं जानता था। सुरंग के रास्ते विस्फोट की दूसरी लहर किले तक जा पहुंची थी, लेकिन यहाँ पर उसे सुनने वाला कौन था? कोई भी नहीं था। विस्फोट में हुए बदलाव को कंट्रोल सेंटर में भी महसूस किया गया। कुछ गड़बड़ हो गई है जनरल सर। कैसी गड़बड़? यह तो मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन यह विस्फोट कुछ दूसरी तरह का था। क्या परमाणु यंत्र के साथ कुछ छेड़खानी हुई है? इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यानी किसी ने हमारे सीक्रेट पता लगा लिए हैं। मेजर, उस जासूस का पता चलने तक पूरे इलाके को सील कर दो। ना तो कोई बगैर इजाज़त इस इलाके के अंदर आएगा और ना ही बाहर जाएगा। सारे फ़ोन भी काट दो, यानी इस इलाके का भारी दुनिया से संपर्क काट दिया जाए। तुम बिल्कुल ठीक समझे हो मेजर। बाबा खान बहुत खुश था। काम हो गया चीफ, वेरी गुड खान। अब तुम जल्दी से जल्दी वापस अपने देश आ जाओ, लेकिन आने से पहले अपने रहने की जगह पर से सारे सबूत मिटा कर ही आना। यह मेरा हुक्म जो आ गया चीफ, आपके हुक्म का पालन होगा। ओवर। चंडिका, चलो साथियों, गुफा से अपने रहने के सारे सबूत नष्ट कर दिए जाए। चंडिका इस पूरे घटनाक्रम से अनजान थी। रात का अंधेरा पूरी तरह से घिर चुका है। अब जरा किले के पास से छानबीन की जाए और भूत प्रेतों से मुलाकात की जाए। लेकिन तभी अरे, इन पत्थरों के बीच से हल्की हल्की रोशनी आ रही है, और यह गुफा एक है, लेकिन इसके अंदर से रोशनी कैसी आ रही है? पास जाकर देखना चाहिए। यह रोशनी रेडियो एक्टिविटी की रोशनी थी, और उसमें जाना मौत को दावत देने के बराबर था। लेकिन यह बात चंडिका को नहीं पता थी। गुफा की तरफ कोई और भी बढ़ रहा था। बाबा खान, गुफा की तरफ वह कौन जा रहा है? यह तो कोई लड़की लगती है। रुको जरा देखे तो यह आखिर क्या करना चाहती है। चंडिका गुफा में घुसी, और अगले ही पल गुफा में से एक दिल दहलाने वाली चीख निकली, और चंडिका का शरीर हवा में उड़ता हुआ गुफा से बाहर आ गिरा। जासों के सिर पर अगर असली बाल होते तो जरूर खड़े हो जाते। यार, रेडियो एक्टिविटी का असर तो बहुत खतरनाक होता है। अब हम गुफा में घुसकर अपना सामान कैसे निकालेंगे? घबराओ मत, कोई ना कोई तो रास्ता जरूर निकलेगा, लेकिन फिलहाल तो यहाँ से निकलो। चंडिका की चीख ने कई लोगों को घटनास्थल पर जमा कर दिया था। आईजी राजन को भी क्या हुआ? एक अजीब सी लड़की है सर, मुझे सो जासूस लगती है। अरे यह तो चंडिका है, मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। यह कोई जासूस नहीं है। उफ, लेकिन मुझे तो इसका पहनावा जासूसों जैसा लगता है। सर आप? हाँ, हमारे परमाणु परीक्षण में कुछ गड़बड़ हो गई है। हमको जासूसी का शक है, और अब तक हमको सिर्फ एक भारी आदमी, मेरा मतलब लड़की मिली है, और आप इसको जानते हैं। आई एम सॉरी मिस्टर राजन मेहरा, लेकिन जब तक यह लड़की होश में आकर बयान न दे दे, तब तक आप यह इलाका छोड़कर नहीं जाएंगे। इस लड़की को अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम कीजिए। राजन मेहरा पल भर में स्थिति समझ गए थे। चंडिका पर जासूस होने का और उन पर जासूस की मदद करने का आरोप लगाया जा रहा था। आईजी राजन शक के दायरे में आ चुके थे। ध्रुव भी पोखरण पहुंच चुका था। उफ, राजनगर के एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एक जासूस पाया गया, यानी यह षड्यंत्र काफ़ी पहले से चल रहा था। हाँ सर,
मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी जासूसों के पकड़े जाने तक मैं किसी को भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। मैं भी यहाँ पर उन देश के दुश्मनों के पीछे ही आया हूँ सर, लेकिन उसके लिए मुझे आपकी इजाज़त चाहिए, क्योंकि सारा इलाका सेना के अंडर में है और आप यहाँ पर सेना के सबसे बड़े अफसर हैं। वैसे तो हम अपने काम में दखल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए हम स्पेशल परमिशन देने को तैयार है। अस्पताल में इस लड़की की तबीयत कैसी है डॉक्टर? आश्चर्यजनक, ऐसा केस मैंने पहले कभी नहीं देखा है। यह लड़की कोमा में है, यानी गहरी बेहोशी की अवस्था में है, लेकिन इसके शरीर में रेडियो सक्रियता है और इसकी पोशाक तथा मास्क इसके शरीर से खाल की तरह चिपक गए हैं। यह उस गुफा में घुसी थी, लेकिन उस गुफा में रेडियो एक्टिवता कहाँ से आ गई? परमाणु परीक्षण तो उस गुफा से काफ़ी दूर हुआ था। यह तो तभी पता चलेगा जब हम गुफा की रेडियो एक्टिवता खत्म करके उसके अंदर घुस पाएंगे। शायद चंडिका की पोशाक उसी रेडियो सक्रियता के कारण उसके शरीर से चिपक गई है। ध्रुव, तुम यहाँ पर? हाँ पापा। और फिर ध्रुव आईजी राजन को पूरा घटनाक्रम सुनाता चला गया। उफ, अब सारी बात समझ में आ रही है, लेकिन श्वेता कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही है। वह शाम को ही शहर घूमने चली गई थी, अभी तक उसका कोई पता नहीं है। बाबा खान के लिए बुरी खबरों का अंबार लगता जा रहा था। बाबा खान, अभी रेडियो में खबर आई है, राजनगर के एटॉमिक रिसर्च सेंटर में एक जासूस पकड़ा गया है और मारा गया है। ओह, यह जरूर नवाजी ही होगा, लेकिन उसको पकड़ा किसने है? सुपर कमांडो ध्रुव। किसी सुपर कमांडो ध्रुव ने परमाणु परीक्षण में गड़बड़ तो जासूस नहीं की है, लेकिन उनको पकड़ने की शुरुआत कहाँ से? एक मिनट, उस वीरान किले की खिड़की में से रोशनी छनकर बाहर कैसे आ रही है? यानी कोई किले के अंदर कहीं यही जासूसों का अड्डा तो नहीं है? इसकी जांच पड़ताल करनी होगी। लेकिन इस वक्त भी ध्रुव पर नजरें गड़ी हुई थी। यह कौन है बाबा खान? इसकी शक्ल देखी हुई सी लगती है। अरे, यह तो वही लड़का है, सुपर कमांडो ध्रुव। इसकी फ़ोटो मैं अखबारों में कई बार देख चुका हूँ, लेकिन यह तो राजनगर में रहता है। यह यहाँ पर क्यों आया है? शायद नवाजी ने मरने से पहले कुछ उगल दिया हो। अब इसके हाथों को हमारी गर्दन तक पहुँचने में देर नहीं लगेगी। इसको जल्दी से जल्दी रास्ते से हटाना होगा। वह किले की तरफ जा रहा है। ईदी सेखू, इसका पीछा करो और सन्नाटे में पहुँचते ही इसको ख़त्म कर दो। किले की तरफ बढ़ते ध्रुव के पैरों के निशानों को दो जोड़ी पैरों के नए निशान मिटाते जा रहे थे। उनका मकसद था ध्रुव के निशानों की तरह ही ध्रुव को जिंदगी के निशानों को भी मिटा देना। अपने पीछे आ रही मौत से अनजान ध्रुव तेजी से किले की तरफ बढ़ रहा था। उफ, किले और शहर के बीच में साफ पानी का एक नाला भी है। गहराई में होने के कारण दूर से यह नजर नहीं आता है। मुझे इस नाले को संभल कर पार करना होगा। यहाँ पर पानी में मगरमच्छों का मिलना आम बात है। पानी के अंदर बड़े पत्थरों पर पैर जमाता हुआ ध्रुव नाले के दूसरे किनारे की तरफ बढ़ता गया और पल भर के लिए चट्टानों ने उसको जासूसों की शीशों की नज़र से छिपा दिया था। अरे, कहाँ गया? अभी तो यहीं पर था। तू उधर देख। इधर, मैं इधर देखता हूँ। उफ, मैं यह नाला जल्दी से जल्दी पार करना चाहता हूँ और उस छोकरी ने गायब होकर मुझे यहीं पर अटका दिया है। अब अगर किसी मगरमच्छ में मेरा पैर पकड़ लिया तो मेरा पैर किसी ने पकड़ लिया। ओह, किसने पकड़ा है मेरा पैर? उफ, सुपर कमांडो ध्रुव ने। तुम समझते हो कि तुम मेरा पीछा करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? बोल, मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? कौन हो तुम? मैं तेरी मौत हूँ लड़के। और यह तो कोई प्रशिक्षित अपराधी लग रहा है। इसकी फुर्ती जबरदस्त है। ईदरी ने ध्रुव को संभलने का मौका नहीं दिया। लोहे का दस्ताना बेरहमी से ध्रुव के शरीर से टकराने लगा। ध्रुव ने पलट कर वार किया और आश्चर्यचकित रह गया। स्टील की खोपड़ी पर विग, यानी तुम ही उस जासूस हो जिसकी मुझे तलाश थी। अगर तू स्टील की खोपड़ी के बारे में जानता है तो यह भी जानता होगा कि हम लोगों को दर्द का एहसास नहीं होता है और हम लोग बंदूकें कभी इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि वे बहुत शोर करती हैं। हम चुपचाप कार्य करने में यकीन रखते हैं और यह ब्लो पाइप तुझे बहुत शांत मौत देगा। यह सुइयाँ उगलता है और हर सुई की नोक पर लगा है पल भर में मौत देने वाला खतरनाक पोटासियम साइनाइड। उफ, इसमें एक भी सुई की हल्की सी भी खरोच मुझे परलोक पहुंचाने के लिए काफ़ी है। तुम कब तक बचोगे ध्रुव? पानी के अंदर भी घुस जाओगे तब भी मेरी जहरीली सुइयों से नहीं बच पाओगे। यह सही कह रहा है। बचने से कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि इसके हमलों का मुझे सामना करना पड़ेगा और उस हमले में मेरा हथियार होगा इसकी पोशाक का फटा हुआ कपड़ा। ध्रुव का हाथ फुर्ती से सुइयों को रास्ता रोकता चला गया। और तुमको दर्द का एहसास तो नहीं होता, लेकिन जल्द ही ये सुइयाँ तुम्हारे बदन में घुसकर तुमको मरने का एहसास जरूर दिला देंगी। बोलो, किस देश के जासूस हो तुम? लेकिन ध्रुव को कुछ बताने से के लिए खुले मुंह में एक दूसरी ही आवाज़ निकली, सेखू। आवाज़ सुनते ही सेखू घुमा और ध्रुव ने जासूसों को आश्चर्यजनक फुर्ती का एक नमूना और देखा। लंबी चैन के साथ लगी भारी कटार ध्रुव की गर्दन उड़ा देने के लिए लपकी। अब जासूसों को ध्रुव की फुर्ती का नमूना देखना था। वह फुर्ती से घातक कटार के रास्ते से हट गया, लेकिन इंद्री बच नहीं पाया और सेखू की आंखों में खून उतर आया था। कटार बिना रुके एक बार फिर घूमी और ध्रुव एक बार फिर कटार से बचने के लिए हटा, लेकिन इस बार कटार का निशाना ध्रुव की गर्दन नहीं बल्कि
चैन का निशाना ध्रुव का शरीर था। अब ध्रुव सेकू के बंधनों में असहाय था और कटार लगी चैन का दूसरा हिस्सा उसका सिर धड़ से अलग कर देने के लिए हवा में उड़ने ही वाला था, लेकिन सेखू ने एक गलती कर दी थी। उसने चैन का दूसरा सिरा ध्रुव के हवाले कर दिया था। ध्रुव ने अपने बदन को एक तेज झटका दिया और सेखू लड़खड़ा कर आगे गिरा और चट्टान में बहकर अटके हुए कपड़े में धसी सारी सुइयां उसके बदन में जा घुसी। एक पल से भी पहले सेखू का खेल खत्म हो चुका था और दोनों जासूस एक दूसरे के हथियार से ही खत्म हो गए। ये शायद मुझे उस किले तक पहुंचने से रोकना चाहते हैं, लेकिन अगर वह किला जासूसों का अड्डा है तो ऐसे खुलेआम उसमें घुसना खतरनाक हो सकता है। उस किले में कोई कुआं या बावड़ी जरूर होगी जिसमें इस नाले का पानी भूमिगत रास्ते से होकर पहुंचता होगा। मैं उस रास्ते से किले के अंदर चुपचाप पहुंच सकता हूं, और अगर मैं गलत नहीं हूं कह रहा हूं तो यह रास्ता किले की तरफ ही जा रहा है। ध्रुव का ख्याल सही था, क्योंकि कुछ ही मिनटों बाद ध्रुव किले के अंदर था। एक भयानक सन्नाटा पूरे किले में पसरा हुआ था। अंदर जमी धूल और बेशुमार जाले इस बात की गवाही दे रहे थे कि यहाँ पर जमाने से कोई भी मानवीय कदम नहीं पड़ा है। गुप्त अंधेरे में ध्रुव अंदाज के सहारे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा जिसमें से एक हल्की सी रोशनी बाहर आती दिख रही थी, और उस रोशनी का स्रोत मिल गया था उसे। ध्रुव कुछ पलों तक भौचका सा खड़ा रहा। कमरे में कोई नहीं था और फिर एकाएक हमला शुरू हो गया। ध्रुव ने हमलावरों को दूर भगाने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों की तादाद बेशुमार थी और जल्दी ध्रुव का बदन चमगादड़ों से ढका हुआ था। वह कुछ सोचता इससे पहले ही एक आवाज़ ने उसका ध्यान खींच लिया। कदमों की आहट, कोई आ रहा है। वह आकृति किधर से कमरे में आई यह ध्रुव नहीं समझ पाया था। ओह, तो मेरा शक ठीक निकला कि इस किले में कोई रहता है और वह दुश्मन देश के जासूसों के अलावा और कोई नहीं हो सकता है। इसलिए शायद तुम्हारे आदमी मुझे इस किले तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर देना चाहते थे। चोले के अंदर से उबली हंसी किसी का भी खून पानी कर देने के लिए काफ़ी थी। हा हा हा, जासूस? मैं जासूस? जासूसी करने तो तू आया है लड़के, क्योंकि इस किले में घुसने वाला पहला आदमी तू जिंदा है और आखिरी भी। मुझे अभी एक भीषण शैतानी ताकत का सामना करने की तैयारी करनी है जिसने अपना खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया है, और तुझे भी शायद उसी शैतानी ताकत ने भेजा है। अब मेरा एक इशारा पाते ही ये लहूखोर चमगादड़ तेरा खून चूसना शुरू कर देंगे और यहाँ के चील को खाकर तेरी लाश। लबादे में से एक अजीब सी आवाज़ निकली और ध्रुव के पूरे बदन से कई दांत गड़ते चले गए। उफ, ये मजाक नहीं कर रहा है। ये चमगादड़ तो वाकई मेरा खून पीने की तैयारी कर रहे हैं। ये तादाद में इतने ज़्यादा हैं कि इनको हाथ से हटाना संभव नहीं है। इन्हें मेरा खून पीना भी शुरू कर दिया है। जब तक मैं इनको हटाने का रास्ता सोच पाऊंगा तब तक ये मेरे बदन का पूरा लहू। उफ वाह, मिल गया रास्ता। अपने पूरे शरीर में दौड़ पड़ी पीड़ा की तेज लहरों को अंदाज करता हुआ ध्रुव ने मेज पर एक तेज ठोकर मारी और जलती खोपड़ी उसके शरीर पर आ गिरी। मेरे बदन के कपड़े अब तक गीले हैं और वे मेरे शरीर को भी झुलसने से बचा लेंगे, लेकिन इन चमगादड़ों को कौन बचाएगा? आग की झुलसन का एहसास होते ही चमगादड़ों ने ध्रुव के शरीर को छोड़ना शुरू कर दिया था और कुछ ही देर में ध्रुव आज़ाद हो गया था। आश्चर्यजनक, तू मेरे रक्त पिपासु चमगादड़ों से बच गया है। ऐसे मामूली खतरे ध्रुव का रास्ता नहीं रोक सकते हैं, और अब मैं तुम्हारा चांद सा चेहरा देखना चाहता हूँ जासूसों के सरदार। लेकिन चांद से चेहरे के बजाय ध्रुव को कई तारे दिखाई दिए। तू इन चमगादड़ों को हरा सकता है कि तुझे मुझ पर जीत हासिल कर ली, लेकिन मेरे मानसिक वार से तेरी सांस रोकने के बाद ही रोकेंगी। इन मानसिक फंदे में फंसने के बाद जिंदा शरीर लाश बनकर ही बाहर निकलता है। लड़के, ये मुझ पर मानसिक वार कर रहा है, लेकिन यह आश्चर्यजनक शक्ति इसके पास कहाँ से आई? उफ, मेरा दम घुट रहा है। इस शिकंजे से बचकर निकल पाना असंभव लग रहा है। क्या इसी किले में मेरी चिता का सामान? एक मिनट, ये मानसिक शिकंजा है, यानी दिमागी तरंगों से बना हुआ बंधन। अगर मैं इसका दिमाग बटा सकूं तो काम बन जाएगा, और यह काम करने के लिए एक मददगार यहाँ पर मौजूद है। तभी ध्रुव के गले से एक म्याऊं म्याऊं की आवाज़ उभरी। ध्रुव के गले से आवाज़ निकलते ही बिल्ली अपने ही मालिक पर टूट पड़ी और मानसिक बंधन टूट गया था। इस बार ध्रुव ने उस रहस्यमय आकृति को संभलने का मौका नहीं दिया। अब बता, कौन है तू? परमाणु यंत्र में खराबी तूने कैसा पैदा की थी? जवाब में उस आकृति का हाथ घुमा और जलती खोपड़ी में से कुछ जा गिरा। एक गाढ़ा धुआं कमरे को तेजी से अपने आगोश में लेने लगा था, और साथ ही साथ ध्रुव का दिमाग भी अंधेरे में डूबने लगा था। अब उस रहस्यमय आकृति और ध्रुव की जान के बीच में कोई रुकावट नहीं थी। अगले दिन का सूरज अपने साथ कई नई खबरों को लेकर आया। परमाणु परीक्षण के कंट्रोल सेंटर में मेरा शक सही था। जनरल सर, परमाणु यंत्र के साथ छेड़खानी की गई है, और छेड़खानी करने वालों को परमाणु संयंत्र के डिजाइन की हर डिटेल मालूम थी। यानी परमाणु संयंत्र के डिजाइन जासूसों के हाथ लग चुके हैं, और हमको नाकेबंदी और कड़ी करनी होगी ताकि वे डिज़ाइन देश से बाहर ना जा पाए। उस गुफा में फैली रेडियो एक्टिविटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? परमाणु परीक्षण और उस गुफा का कोई गहरा संबंध है जनरल। हमने गुफा की रेडियो एक्टिविटी को दूर करने के लिए
रोमानिया से मशहूर परमाणु विशेषज्ञ डॉक्टर स्टूपन को बुलाया है। जब गुफा से रेडियो एक्टिव विकिरण दूर हो जाएंगे तब उसमें घुसकर असली बात का पता चल सकेगा। और अस्पताल में चंडिका कैसी है डॉक्टर? वैसी ही है, ना तो उसकी हालत में कोई सुधार आ रहा है और ना ही कोई बिगाड़। अभी रोमानिया से प्रसिद्ध परमाणु विशेषज्ञ डॉक्टर स्टन को बुलाया है, वे चंडिका का चेकअप भी करेंगे। कोई डॉक्टर स्टन आपसे मिलना चाहते हैं। उफ, डॉक्टर स्टन आ भी गए। वेलकम डॉक्टर स्टन, हमारे देश में पहली बार आने पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपके महान देश में आने पर मुझे भी बहुत खुशी है, पर मुझे इस बात का दुख भी है कि मुझे एक दुर्घटना के कारण यहाँ पर आना पड़ा। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं अपने पूरे साजो सामान के साथ यहाँ पर आया हूँ। अब मुझे बताइए कि समस्या क्या है और कहाँ पर है? बाबा खान भ्रम में पड़ा हुआ था, पता नहीं ध्रुव जिंदा है या मर गया है। इद्री और शेखू की लाशों का भी हमने दफना दिया है, पर ध्रुव की लाश का कहीं कोई पता न चला। मेरे ख्याल से इद्री और शेखू ने ध्रुव का काम तमाम करके उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया होगा और बाद में आपस में झगड़ा हो जाने के कारण दोनों ने एक दूसरे का कत्ल कर दिया होगा। हो सकता है, लेकिन मेरी चिंता का कारण कुछ और ही है। हमारी छिपने वाली गुफा पर कोई अंग्रेज डॉक्टर बड़ी बड़ी मशीनों के साथ आदम का है। कहीं उसके हाथ हमारे पते वाली डायरी लग गई तो मुश्किल हो जाएगी। दिन भर डॉक्टर स्टन के आदमी मशीनों की मदद से रेडियो एक्टिविटी साफ करने में व्यस्त थे। दिन भर चंडिका को होश नहीं आया और दिन भर ध्रुव का भी कोई पता नहीं चला। दिन भर की रोशनी शाम के अंधेरे में ढलने लगी। इस लड़की की हालत तो आश्चर्यजनक है। आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है कि रेडियो एक्टिविटी से कपड़े बिना झुलसे शरीर से चिपक जाए। फिर भी मैं इलाज तो कर ही रहा हूँ। यह श्वेता कहाँ चली गई? कल से उसकी कोई खबर नहीं है और ध्रुव का भी कोई पता नहीं है। ईश्वर, मेरे बच्चों की रक्षा करना। रात धीरे धीरे और काली होने लगी और साथ ही पूरे माहौल में एक अजीब सी शैतानियत गिरने लगी थी। आज पेड़ों के उल्लू और घासों के झिंगुर तक शांत थे। कुछ भयानक होने वाला था। फिर मूर्ति की तरह खड़े उस साय के शरीर में हरकत आई और उसके पैर उसको उस गुफा की तरफ बढ़ाने लगे और इस हादसे की शुरुआत करने जा रहा था। अस्पताल के बाहर खड़ा वह भयानक साया, ना जाने वह अस्पताल के अंदर से बाहर आया था या बाहर से अस्पताल के अंदर जाना चाहता था। जिसके बाहर दिन भर के काम के बाद डॉक्टर स्टन का एक आदमी मशीनों की सफाई कर रहा था। अचानक उसको अपनी गर्दन में कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ और फिर दर्द की एक तेज लहर ने उसके शरीर की हर कोशिका को हिलाकर रख दिया था। खून को सुर्ख कर देने वाली एक चीख हवा को चीरती चली गई। वह साया तेजी से वापस पलटा और पल भर के लिए ठिठुर कर रह गया था। उसका रास्ता रोक कर खड़ा हुआ था सुपर कमांडो ध्रुव। उस भयानक आकृति वाले ने अपना रास्ता बदलने की कोई कोशिश नहीं की और ध्रुव को ऐसा लगा जैसे 100 की स्पीड पर दौड़ते हुए ट्रक ने उसे टक्कर मारी हो। उसका दिमाग हिल गया था। उसके संभलने से पहले ही वह साया ना जाने कहाँ पर गायब हो गया। अब ध्रुव कराते हुए डॉक्टर स्टन के आदमी की तरफ पलटा और उसकी आंखें ऐसे विश्वास से फैलती चली गई थी। वह आदमी हर गुजरते पल के साथ इंसान से शैतान बनता जा रहा था। ध्रुव समझ नहीं पा रहा था कि यह सच है या किसी बुरे सपने का एक हिस्सा है। गुफा पर नजर रखे हुए बाबा खान और पेशावरी दहल उठे थे। यह क्या है बाबा खान? पता नहीं पेशावरी, लेकिन मेरा दिल मुझसे यहाँ से 100 की स्पीड पर भाग जाने को कह रहा है। मेरा दिल 150 की स्पीड बता रहा है। झाड़ियों में से हो रही हलचल ने उस शैतान का ध्यान खींच लिया और उसके हाथ बिजली की गति से हरकत में आ गए। बाबा खान बचाओ मुझे। बाबा खान के हाथों में खंजर आ गए थे और फिर खंजर हवा में उछले। निशाना बाबा खान का सिर था और निशाना बिल्कुल सही था। सिर में कई खंजर जा घुसे थे, लेकिन बाबा के गले से हल्की सी कुर्राहट तक नहीं निकली थी। पेशावरी की गर्दन पर 2 दांत गड़ गए थे और साथ ही साथ उसके चेहरे पर भी वहशियत के भाव उभरने लगे थे। चूस चूस। बाबा खान ने वहां से भागने का फैसला तुरंत कर लिया था, लेकिन ध्रुव ने उस मुसीबत से टकराने का फैसला कर लिया था और चाहे उस फैसले का जो अंजाम हो, उसकी मौत। एक ही बार से ध्रुव का पूरा शरीर झन्ना गया था और उसके संभल पाने से पहले ही पेशावरी के बदन से खून का एक एक कतरा चूस लिया गया था। लेकिन उसके मरे चेहरे पर भी लंबे हो गए दांत साफ नजर आ रहे थे। उफ, नजर आ रही थी स्टील की चमकती खोपड़ी। यह क्या? यह तो उन जासूसों की टोली का ही सदस्य है। यानी इन जासूसों के छिपने की जगह कहीं आसपास ही। उफ, अब यह मेरा खून पीना चाहता है। लेकिन जो सिर में खंजर घुसने के बाद भी नहीं मरा, उसका मुकाबला मैं कैसे करूं? लेकिन यह आखिर है कौन और गुफा में मशीनों के साथ क्या कर रहा था? डॉक्टर ध्रुव को डॉक्टर स्टन के आने के बारे में पता नहीं था। बाबा की वहशियत और खून की प्यास ने उसके अंदर एक जबरदस्त फुर्ती पैदा कर दी थी और आखिरकार ध्रुव उसके चुंगल में आ ही गया था। ताजे खून से भीगे दांत उसकी गर्दन की तरफ बढ़ने भी लगे थे। अपनी पूरी ताकत के इस्तेमाल के बावजूद भी ध्रुव उसके चुंगल से छूट नहीं पा रहा था। तभी बारवा की गर्दन से एक अजीबोगरीब रस्सी आकर लिपटी और बारवा के खून पीने की इच्छा एकाएक समाप्त हो गई थी।
अब वह पंजे में बंद कैदी की तरह छटपटा रहा था। उफ, यह तो मेरा पालतू है, लेकिन अगर तुमको इसके हाथों से मेरी जान ही लेनी थी तो तुमने किले में मुझे जिंदा कैसे छोड़ दिया? शाम को जब मुझे होश आया तो मैं खुद आश्चर्यचकित रह गया था कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। नहीं ध्रुव, अगर यह इस बंधन से छूट गया तो। बंधन से छूटते ही बरखा बिजली की सी फुर्ती से अपने हमलावरों की तरफ लपका, लेकिन वह साया भी बरखा का इरादा समझ गया था। वह फुर्ती से एक तरफ लपका और बरवा के हाथों उस साय का लबादा आ गया था। ध्रुव की आंखें आश्चर्य से फैलती चली गई थी, क्योंकि उसके सामने कोई बदसूरत चुड़ैल नहीं बल्कि एक खूबसूरत लड़की थी, और बरखा उसको अपने चंगुल में कसता जा रहा था। ध्रुव को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह लड़की उसके कारण उस शैतान के चंगुल में आ फंसी थी, इसलिए उसको छुड़ाना ध्रुव का पहला फर्ज था। इसको खत्म कर दो ध्रुव, वरना यह सबके लिए आफत बन जाएगा। यह कोई राक्षस नहीं बल्कि इंसान है। मेरी आंखों के सामने एक रहस्यमय साय ने इसको राक्षस में तब्दील कर दिया है। वह साया जरूर वही वैम्पायर जिसकी तलाश में मैं यहाँ आई हूँ। वैम्पायर यह क्या होता है? वैम्पायर ऐसे प्राणी होते जो मनुष्य का खून पीकर युगों युगों तक जिंदा रहते हैं। फिर वे जिसका खून चख लेते हैं वह खुद भी वैम्पायर बन जाता है। जिस साय ने इस आदमी का खून चखा है वह एक वैम्पायर था, और इसका खून चूस कर इसने इसे भी वैम्पायर बना दिया है। अब यह जिसका खून चखेगा वह भी वैम्पायर बन जाएगा। उफ, इसने मेरे मानसिक बंधन को कच्चे धागे की तरह तोड़ डाला है। इसको खत्म करने का रास्ता सोचो ध्रुव। लेकिन उसको तो सिर में घसे खंजर तक नहीं खत्म किया है, तो मैं इसको कैसे खत्म करूंगा? डॉक्टर स्टन गुफा की तरफ आ रहे थे। यह जोजो का बच्चा कहाँ मर गया है? मशीनें साफ करने में इतना समय लगता है क्या? आज मैं उसकी तो वो, यह क्या? जोजो को क्या हो गया? यह क्या है इसे? और तुम दोनों कौन हो? डॉक्टर स्टन ध्रुव और उस लड़की को नहीं पहचानता था, लेकिन जोजो के कपड़े के चित्रे उसको वह अच्छी तरह बताने के लिए पर्याप्त थे। ध्रुव का ध्यान पल भर के लिए डॉक्टर स्टन पर गया, और उसके लिए वह महंगा पड़ गया था। जोजो उर्फ बरखा ने उसे जमीन के साथ चिपका दिया था, और खून पीने को बेताब दांत तेज चमकने लगे थे। उफ, इस बार तो इसने मुझे कसकर दबोच लिया है। और इस लड़की की मानसिक वार इसको सिर्फ कुछ पलों के लिए ही हिला पा रही हैं। यह मेरा खून पीकर ही रहेगा, अब मैं इसको रोक नहीं। तभी ध्रुव की आंखें चमक उठी। वह गुफा रेडियो एक्टिविटियों से भरी गुफा है। इसमें चंडिका पर तो असर किया था, शायद इस पर भी गुफा की रेडियो एक्टिविटी का कुछ असर हो जाए। अगले ही पल ध्रुव चिल्लाया, इस पर और तेजी से मानसिक वार करो, जितना तेज वार कर सकती हो करो। उस रहस्यमय लड़की ने अपनी सारी मानसिक शक्तियों को एकत्रित किया और उस शैतान पर एक जबरदस्त वार किया, और ध्रुव ने यह मौका नहीं खोया। हवा में उड़ता हुआ उस शैतान का शरीर गुफा के अंदर जा गिरा। पल भर के बाद गुफा में से एक चीख उभरी, और वह उसकी आखिरी चीख थी। डॉक्टर स्टन आश्चर्यचकित से यह सारा दृश्य देख रहे थे। कौन हो तुम? यही सवाल तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और वह लड़की, अरे वह लड़की कहाँ गई? ओह, वह शायद वापस चली गई। वह अपना रहस्य किसी और को नहीं बताना चाहती है। जब तक मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी न मिल जाए तब तक मैं भी उसके राज को राज ही रखूंगा। इस वक्त तो गुफा के अंदर जाकर जोजो की हालत देख पाना भी संभव नहीं है। पर तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं कि तुम कौन हो। पहले आप बताइए कि आप कौन हैं। मैं डॉक्टर स्टन हूँ, परमाणु विशेषज्ञ। रोमानिया से गुफा में फैली रेडियो एक्टिविटी को दूर करने के लिए आया हूँ। अब बताओ कि तुम कौन हो। डॉक्टर ध्रुव डॉक्टर स्टन को किले वाला घटनाक्रम छोड़कर सारा किस्सा सुनाते चले गए। क्या वैम्पायर के बारे में आप कैसे जानते हैं? मैं रोमानिया में पला बढ़ा हूँ ध्रुव। संसार के उस हिस्से में वैम्पायर एक आम चीज़ है। ओह, तो शायद आप इसको खत्म करने का रास्ता भी जानते होगे। नहीं, मैं कोई वैम्पायर विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन अभी हमारा पहला काम उस वैम्पायर को पकड़ना है जिसने जोजो को वैम्पायर बनाया था, वरना वह और कितने लोगों को वैम्पायर बनाएगा। अभी तुम इस घटना का जिक्र किसी से मत करना ध्रुव। अगर यह बात वैम्पायर तक पहुंच गई तो वह सतर्क हो जाएगा और फिर उसको पकड़ पाना असंभव हो जाएगा। ठीक है, मैं वैसे ही करूँगा जैसा आप कहते हैं। अब आप चलिए, मैं बाद में आता हूँ। ध्रुव के सामने कई रहस्य खड़े हुए थे, लेकिन फिर भी वह अपना मुख्य मकसद भूला नहीं था, और वह था जासूस की तलाशी। बरवा बने जोजो में जिसका खून पिया है, यह जासूस की टोली का एक सदस्य है। अगर इसकी तलाशी लेने पर शायद ऐसी कोई चीज़ मिल जाए जिससे कि इसके अड्डे का पता चल सके। तभी किसी ने धीरे से ध्रुव के कंधे को छुआ। कौन? ओह, तुम। मेरा नाम लोरी है ध्रुव, लेकिन तुम कौन हो? किले में छुप कर क्यों रहती हो? और ये अद्भुत मानसिक शक्तियाँ तुमको कैसे मिली? मेरे परदादा यहाँ के राजा थे, और उनकी पटरानी थी एक अंग्रेज महिला। अंग्रेजों से हुई लड़ाई में मेरे परदादा हार गए और बंदी बना लिए गए, लेकिन परदादी को अंग्रेजों ने वापस इंग्लैंड भेज दिया। वे उस वक्त गर्भवती थी। मेरे दादा का जन्म इंग्लैंड में ही हुआ, और फिर मेरे पापा का। एक दिन पापा ने बातों ही बातों में मुझे मेरे परदादा और किले के बारे में बताया। मेरी उत्सुकता जाग उठी और मैं टूरिस्ट के रूप में यह किला देखने चली आई। किले का दरवाजा बंद था, लेकिन मुझे पता था इस गुफा से एक गुप्त गुफा सुरंग किले तक जाती है,
उसी रास्ते से मैं किले के अंदर आ गई। किले की छानबीन के दौरान परदादा जी की लाइब्रेरी में मुझे तंत्र मंत्र, अमानवीय वस्तु यानी भूत प्रेतों और मानसिक शक्तियों की कई पुरानी व दुर्लभ किताबें मिली। मैंने उसी समय फैसला कर लिया कि मैं यहीं पर रहकर इन शक्तियों को पाने का अभ्यास करूंगी। मैं किले में पिछले 2 सालों से बिना किसी बाधा के साधन न करती रही और उससे मेरे अंदर कई तरह की मानसिक शक्तियाँ विकसित हो गई। वाह, तुम तो अनोखी लड़की हो लोरी, लेकिन तुमको रोजमर्रा की जरूरतों की चीज़ें कैसे मिलती थी? मैं सुरंग के रास्ते से बाजार जाकर पर्यटक की तरह खुद की चीज़ें खरीद लेती थी, लेकिन पिछले 6 महीने से मुझे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मैं बहुत सारा सामान एक साथ खरीद लाई थी। अभी कल मेरी साधना ना जाने क्यों अपने आप ही भंग हो गई। मुझे एक शैतानी ताकत के आने का एहसास होने लगा और उसके बाद तुम किले में घुसे और मैं तुमको ही शैतान समझ बैठी थी। लेकिन जब तुम बेहोश थे तब मैंने तुम्हारे दिमाग की अपनी मानसिक शक्तियों से पढ़ा और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया। लेकिन तुम मुझे बार बार जासूस क्यों कह रहे थे? ध्रुव ने लोरी को सारा वाक्य सुनाया। अच्छा, यानी किले की गुप्त सुरंग के बीच में से नीचे जाती एक सुरंग इन जासूसों ने ही खोदी है? नई सुरंग? हाँ, मुझे यकीन है कि वह सुरंग परमाणु यंत्र तक जाती होगी। खैर, वे जासूस बचकर जाएंगे कहाँ? इस वक्त तो हमारी चिंता उससे कहीं बड़ी है, असली वैम्पायर को ढूंढने की चिंता। लेकिन उसको ढूंढ कर हम क्या करेंगे? उसको मारा तो जा ही नहीं सकता, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। मैं वह रास्ता पता कर लूंगी, लेकिन वैम्पायर को पकड़ने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है ध्रुव। मैं यहाँ पर रहकर स्थिति पर नजर नहीं रख सकती हूँ, इसलिए यह काम तुमको करना होगा। मगर वैम्पायर का पता चलने पर मैं तुमको बताऊंगा कैसे। तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचना, मैं खुद ब खुद जान लूंगी। अब मैं चलती हूँ वैम्पायर को ख़त्म करने का रास्ता तलाश करने के लिए। अगले दिन भी मसी ने रेडियो सक्रियता दूर करने की कोशिश करती रही, लेकिन जोजो की लाश का कहीं पता न चला। चंडिका की स्थिति में भी कोई बदलाव नहीं आ रहा था और बाबा खान को सबूत नष्ट करने का कोई मौका नहीं मिल रहा था। कहीं गुफा में रखी डिज़ाइन और मेरे पते वाली डायरी इनके हाथ ना लग जाए। फिर शाम गहराने लगी और वैम्पायर का अब तक कोई पता नहीं था। वैम्पायर का अगर पता नहीं चला तो गजब हो जाएगा ध्रुव, इस शहर पर कयामत टूट जाएगी। मैं अभी आता हूँ चीफ, बैठे बैठे बोर हो गया हूँ। अभी आना टिमोटो, कहीं वैम्पायर तुम पर ही ना टूट पड़े। डोंट वरी चीफ। मैं यूँ गया और यूँ आया, लेकिन वापस आई एक चीख। उफ, यह तो टिमेटो की आवाज़ है। दोनों आवाज़ की दिशा में भागे और आश्चर्य से जड़ हो गए थे। टिमेटी की गर्दन में दांत गड़ गए थे उस वैम्पायर के और वैम्पायर का काम हो चुका था। वह वापस भागने के लिए पलटा, लेकिन इस बार ध्रुव ने उसको ना भागने देने की कसम खाई थी। वैम्पायर ध्रुव की तरफ लपका और ध्रुव की टांग ने उसे रास्ते में रोक लिया था। वैम्पायर की नकाब को बांधने वाली रस्सी खुल गई थी। वैम्पायर गुर्रा कर ध्रुव की तरफ पलटा और ध्रुव को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा। चंडिका, चंडिका तुम वैम्पायर हो? मेरी मरीज चंडिका ही वैम्पायर है? इससे पहले कि आश्चर्य से जड़ हो गया ध्रुव कुछ समझ पाता, चंडिका लपकी और उसके लंबे दांत ध्रुव की गर्दन में जा घुसे थे। यह क्या वैम्पायर? चंडिका ने तुम्हारा खून चख लिया है ध्रुव, यानी अब तुम भी वैम्पायर बन जाओगे। ध्रुव के कुछ जवाब दे पाने से पहले ही चंडिका का शरीर एक तेज कपकपाहट के साथ जमीन पर आ गिरा और साथ ही साथ हवा में एक वैसी गुर्राहट उभरी। भुर्रा भुर्रा, टिमेटो टिमेटो भी वैम्पायर बन गया है। वैम्पायर भुर्रा भुर्रा बना। टिमेटो चंडिका की तरफ लपका, लेकिन ध्रुव ने उसे बीच में ही रोक लिया था। मैं तुझे चंडिका को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। जल्दी मुझमें भी बदलाव शुरू हो जाएगा और उसके बाद शायद मैं भी काबू न रह सकूं। लेकिन इससे पहले मैं तुझे रोक कर ध्रुव के वार पिछली बार की तरह बेकार साबित हो रहे थे। उसकी गर्दन भुर्रा के शिकंजे में फंस चुकी थी। उसका दिमाग भी चीख उठा। लोरी की मुट्ठी में मिट्टी भराई थी। इंसान हो या इंसानी खून पीने वाला वैम्पायर, आंखें हमेशा शरीर का सबसे कोमल अंग होती है। शिकंजा ढीला पड़ते ही ध्रुव ने भुर्रा को उछाल फेंका। भुर्रा एक लंबी और नोकीली चट्टान पर पेट के बल गिरा। डॉक्टरी विज्ञान के अनुसार इसे मर जाना चाहिए था, लेकिन तंत्र विज्ञान कुछ और ही कहता था। ध्रुव के बदन से एक लंबी चट्टान रूपी गुस्सा टकराया। इससे पहले ही कि भुर्रा ध्रुव को कुछ और नुकसान पहुंचा पाता, वह खुद उछलकर दूर जा गिरा। लोरी घटनास्थल पर आज पहुंची थी। वैम्पायरों को इस लहसुन की माला से बांधा जा सकता ध्रुव, पर इसको खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है और वही है नुकीली लड़की। इसके दिल के आर पार कर दी जाए। यह अब इंसान नहीं रहा, इसलिए इसको खत्म करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। भुर्रा के आगे बढ़े हाथ को छकाता हुआ लड़की का नोकीला शरीर उसके दिल वाली जगह पर गहराई से जा घुसा, लेकिन भुर्रा फिर भी खड़ा रहा। तुम्हारा सोचना गलत है लोरी, इसको मंत्रित रस्सी से बांधने की कोशिश करो। मेरी जानकारी सही है ध्रुव, मेरे ख्याल से इस वैम्पायर का दिल सीने में ना होकर कहीं और है। तुम इसको मंत्रित रस्सी से बांधो, मैं इसके दिल का पता लगाता हूँ। लोरी के सदे हाथों का फंदा भुर्रा के गले में जा फंसा, लेकिन भुर्रा का तड़पना जारी रहा। रुको ध्रुव, मैं इसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता हूँ, इसके बाद आराम से इसकी दिल वाली जगह का पता लगा लेंगे। ध्रुव के रुक पाने से पहले डॉक्टर स्टन आगे बढ़ा और एक पत्थर से उनका पैर टकराया और फंदा टूट गया और लोरी पर कुछ देर के लिए बेहोशी छा गई और भुर्रा आज़ाद हो गया था।
ध्रुव के हाथ से लकड़ी का लंबा खूंटा दूर जा गिरा और भुर्रा ध्रुव और लोरी को भूलकर चंडिका की तरफ लपका और उसने बेहोश चंडिका को हवा में उठा लिया था। एक हल्के से झटके से ही चंडिका की गर्दन का टूट जाना निश्चित था और ध्रुव के पास खूंटे को ढूंढने का वक्त नहीं था। सबसे पहले इसके दिल का पता लगाना होगा और इसके लिए मुझे दूसरा ही तरीका आजमाना होगा, वहसियत भरा तरीका। ध्रुव पागलों की तरह भुर्रा पर टूट पड़ा था। क्या ध्रुव पर चंडिका के काटने का असर हो रहा था या उसका मकसद कुछ और था? मेरे हर वार के साथ इसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है और इसके शरीर के पास रहने से मुझे धड़कन के जरिए इसके दिल की जगह का पता लग सकता है। ओह, मिल गया इसका दिल इसके पेट के दाईं तरफ। आह! लेकिन यह जानकारी ध्रुव का काम नहीं कर सकी। भुर्रा ने उसको दबोचकर उसकी सांसों को घुटने पर मजबूर कर दिया था। बेचैनी में उसका हाथ जमीन पर पटका और उसके हाथ में उसकी किस्मत आ गई थी। लड़की का खूंटा चट्टानों के बीच छिपा हुआ था। एक ही झटके में ध्रुव ने लकड़ी का नोकीला सिरा पेट के आर पार कर दिया था और एक चीख के साथ भुर्रा का शरीर लकड़ी के खूंटे से निकली आग की लपटों में गिर चुका था और कुछ ही पलों बाद राख के अलावा के वहाँ कुछ नहीं था। आश्चर्य मत करो ध्रुव, वैम्पायरों का अंत ऐसे ही होता है। मुझे आश्चर्य दूसरी बात का लोरी, और वह है कि वैम्पायर बनी चंडिका के काटने के बाद मैं भी वैम्पायर क्यों नहीं बना। चंडिका की हालत के बारे में जानकर सब सन्नाटे में आ गए थे। डॉक्टर स्टन और ध्रुव की बात पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था। अगर यह सच है तो इसको खत्म कर देना ही उचित होगा, क्योंकि इसकी हालत का कोई इलाज नहीं है। हाँ, वरना हम में से कोई भी वैम्पायर बन सकता है, लेकिन मैं तो वैम्पायर नहीं बना। इसके दांत तुम्हारा खून नहीं पी पाए होंगे ध्रुव, वरना तुम भी नहीं बचते। इसको जिंदा छोड़ने का मतलब होगा कई जानों को खतरे में डालना। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर स्टन। अगर आज शाम तक इसकी हालत में कोई बदलाव नहीं आया तो हम इसे खत्म कर देंगे। लेकिन लोरी को कहीं और कुछ गड़बड़ लग रही थी। चंडिका इस गुफा में घुसने के बाद ही वैम्पायर बनी है, लेकिन इसके बाद तो इसमें डॉक्टर स्टन के आदमी भी घुसे थे। उनको कुछ क्यों नहीं हुआ? जवाब पाने के लिए मुझे गुफा के अंदर जाना ही पड़ेगा, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। लोरी जो गुफा में घुसी तो शाम तक बाहर नहीं आई। सूरज डूब रहा है डॉक्टर स्टन, चंडिका को खत्म कर दो, वरना रात होती ही यह फिर उठ खड़ी होगी। इस नौकीली लड़की से इसका दिल भेद कर इसे मारा जा सकता है। इस पाप के लिए ईश्वर मुझे माफ करे। लकड़ी का नोकीला सिरा नीचे गिरने से पहले ही डॉक्टर स्टन के हाथ से दूर जा गिरा। शैतान चंडिका नहीं, तुम हो डॉक्टर स्टन, या तुम्हारा कोई और नाम है। तू तू मेरा रहस्य जान गई है। अब तू नहीं बचेगी। इस शहर का कोई इंसान नहीं बचेगा। अब सब बनेंगे वैम्पायर। यह सब क्या हो रहा है लोरी? बताती हूँ, लेकिन उससे पहले इसे पकड़ना जरूरी है। आओ ध्रुव। पर लोरी और ध्रुव के पहुंचने तक डॉक्टर स्टन तैयार हो चुका था। मेरे वैम्पायरों का सबसे पहला शिकार तुम दोनों बनोगे और फिर यह पूरा शहर। तेरे हवाई किलों को तोड़ने का उपाय मैं लेकर आई हूँ शैतान। इस गोले में गुफा की पॉजिटिव एनर्जी भरी हुई है और यह एनर्जी तुम लोगों को खाक में मिला देगी। गोला जमीन पर गिरते ही रोशनी का एक तेज धमाका हुआ और उस चमक के साथ ही गायब हो गए डॉक्टर स्टन और उसके वैम्पायर। लोरी, ये सब कहाँ गए? इनका अंत हो गया ध्रुव। ये असली डॉक्टर स्टन नहीं थे, बल्कि उनके रूप में वैम्पायरों की टोली का मुखिया था। असली डॉक्टर स्टन को इन लोगों ने शायद कहीं कैद कर रखा है या मार डाला है। उफ, पर ये सब क्या हो रहा है? दरअसल परमाणु विस्फोट के कारण गुफा के अंदर एक दूसरी दुनिया का द्वार खुल गया था। ऐसी दुनिया जिसमें पॉजिटिव एनर्जी वाले वैम्पायर रहते हैं, यानी अच्छे भूत। हाँ, ऐसे ही समझो। जब चंडिका गुफा में घुसी तो उसका मकसद जानने के लिए एक अच्छे वैम्पायर ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। चंडिका की पोशाक और मास्क इसलिए नहीं उतरे थे कि क्योंकि वैम्पायर ने उस पर उसी रूप में कब्जा कर लिया था। उस दुनिया का द्वार खुलते ही नेगेटिव एनर्जी वाले यानी बुरे वैम्पायरों को भी इस द्वार के खुलने की भनक लग गई थी। गुफा को रेडियो एक्टिविटी से मुक्त कराने की आड़ में इन अच्छे वैम्पायरों को या तो मार रहे थे या कैद कर रहे थे, क्योंकि ये अच्छी आत्माएं उनके बुरे इरादों के लिए खतरनाक थी। और इसी बीच जोजो के वैम्पायर बनने से डॉक्टर स्टन समझ गया कि एक वैम्पायर गुफा से निकल भागा है। वह जानना चाहता था कि वह वैम्पायर कौन है ताकि उसको नष्ट किया जा सके। और इसी बीच चंडिका अच्छे वैम्पायर के रूप में बुरे वैम्पायरों को उनके असली रूप में ला रही थी। चूंकि तुम वैम्पायर नहीं थे, इसलिए तुम पर उसके काटने का कोई असर नहीं हुआ। डॉक्टर स्टन पर मेरा शक करने का एक कारण यह भी था कि चंडिका सिर्फ डॉक्टर स्टन की आदमियों पर ही हमला क्यों कर रही थी। एक बात और, गुफा के अंदर एक जासूस की लाश भी पड़ी थी और उस लाश के पास ही परमाणु संयंत्र के नक्शे तथा एक डायरी भी पड़ी थी। उफ, ये चीजें उसने गुफा में छुपा कर रखी होंगी। लेकिन वह मरा कैसे? गुफा के पॉजिटिव वैम्पायरों ने उसे खत्म कर दिया था। वे किसी बुरी आत्मा को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन चंडिका का क्या होगा? क्या वह ठीक नहीं हो सकती है? चंडिका तो ठीक होगी ध्रुव। वैम्पायर उसका शरीर छोड़ चुका होगा। बुरे वैम्पायर के खत्म होते ही अच्छे वैम्पायर का काम भी खत्म हो गया है। वे लोग वह द्वार भी बंद कर रहे होंगे। ध्रुव, यह सब क्या हो रहा है? चंडिका अपने आप कैसे ठीक हो गई है? उफ, जनरल साहब, पापा और चंडिका, आपको लोरी सब समझा देगी। लोरी, जरा इनको। अरे, लोरी कहाँ गई? कौन थी वह लड़की? मैं सब समझाता हूँ पापा, सिर्फ लोरी और किले वाली बात नहीं बताऊंगा। अगर वह अपना रहस्य किसी को नहीं बताना चाहती है तो मैं भी
उसके रहस्य को कभी नहीं खोलने दूंगा। और फिर सारा काम निपट गया है, राजनगर जाने की परमिशन भी मिल गई है, पर ये सविता अभी तक गायब है। पापा पापा, श्वेता तू कहाँ चले गई थी? मैं कितना परेशान था। अरे भैया तुम यहाँ पर क्यों आए? जरूर मेरी चुगली करने आए होगे। इसकी खूब पिटाई करो पापा। पिटाई क्यों? मैं तो उसी शाम वापस आ रही थी, पर पूरे शहर पर कई सिपाही खड़े हुए थे, बोले कि नाकेबंदी है, कोई अंदर नहीं जा सकता है। ये बात तो सच है। फिर तू अंदर कैसे आई? मैं 2 दिनों तक सिपाहियों का कान खाती रही। बहरे हो जाने के डर से उन लोगों ने मुझे अंदर आने दिया। झूठ, फिर सफ़ेद झूठ। अरे झूठे होगे तुम, मैं क्यों झूठ बोलूँगी? मैं किसी से डरती हूँ क्या? ओहो, झगड़ना बंद करो और सामान पैक करो, हम लोग वापस राजनगर चल रहे हैं। ठीक है, बाकी का झगड़ा राजनगर में होगा। मैंने कहा पर झगड़ा छोड़ा था। हाँ, मैं किसी से डरती हूँ क्या? सिपाही सच में ही बहरे हो गए होंगे। लड़ाई झगड़े से हमेशा दूर रहना चाहिए। इसलिए अब हम कहानी करते हैं यहीं पर समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।